हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केपीपीवाई सीरीज का पहला लेक्चर फिजिक्स का करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पिछले कुछ सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो आज हम लोग प्रॉब्लम जो सबसे फर्स्ट वाला कर रहे हैं वो ये है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। आर जो हमें लेना है, सेंटर से लेना है, ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर। है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये है कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेडियस आर है, और तो आपको पता करना है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा उसके, और आर मतलब डिस्टेंस, उसके सेंटर से डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होगा। बच्चों, अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेयर की वजह से उसके इनसाइड, तो ई इनसाइड जो है वो हमने देखा था, उसकी वैल्यू थी के क्यू आर अपॉन आर क्यू, राइट। ये थी हमारी ई इनसाइड, और ई आउटसाइड हमने निकाला था, गॉस लॉ से हमने सॉल्व किया था। ई आउट जो है हमारा वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप इनसाइड देखो मतलब जब 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 हमारी आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर हो, वैसे केस में हमारा ये वाला काम करेगा। और इसको अगर आप देखें तो ये के क्यू अपॉन आर क्यू तो पूरा कांस्टेंट है, मतलब हमारा ये लीनियर रिलेशन है इसका आर के साथ। आर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। और ई आउट की बात करें तो हमारा के क्यू कांस्टेंट है, हमारा ई आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर आप उसमें देखें तो लीनियर हमारा आर तक लीनियर इंक्रीजिंग, तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला है, ये नहीं है, ये है ना, ये नहीं है। चलिए, पहले से हमने ये और ये इसको रखा। दूसरा देखते हैं, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब जो हमारा आर से, जब हमारा आर जो है वो आर से बड़ा हो जाए, वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है ई आउट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका हमारा ये जो है ग्राफ आएगा वो बेसिकली हमारा ये ग्राफ हमें चाहिए, y इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, ये तो होगा नहीं, लीनियर है ये तो तब होता जब हमारा y इज इक्वल टू के एक्स होता। तो ये हमारा गलत हो गया। इसको देख ले तो ये हमारा बिल्कुल सही है, 1/x² का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो हमारा बच्चों इसका आंसर हो गया ए। आई थिंक ये मैंने लेक्चर में भी करवाया था, देखा आपने कितना सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये जो प्रॉब्लम था बच्चों हमारा, ये 2010 एसवी का था। हमने 2010 से क्वेश्चंस लेने स्टार्ट किए हैं, 2010 से 2019 तक के। पिछले 9 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे एसबी और एसएक्स में, वो सारे करेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारा ये एक स्फेयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फेयर शेल है, थिक शेल है। इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और एक चार्ज है -q जो इससे r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस दूर प्लेस किया गया है। और एक q चार्ज जो है वो इनसाइड द कैविटी है, यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कैविटी डिपेंड्स अपॉन, और आपके ऑप्शंस है, पहला हमारा डिपेंड्स अपॉन Q, दूसरा ऑन बोथ -Q एंड Q, थर्ड वन ऑन -Q एंड द फोर्थ वन लेट्स से 0। ऐसा ऑप्शन है आपके। नंबरिंग मेरी इधर उधर हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस ये है। आप बताएं अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर, जो कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें, वो हमारा किस पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को बताया था मैंने, जब लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर वाला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो बताया था हमने कि जो आउटसाइड जो चार्ज है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा अंदर, कुछ उसका हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस कैविटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। शील्डिंग हो जाती है जब कंडक्टर हम लोग रख देते हैं,
तो उस एरिया हमारा इलेक्ट्रिकली शील्ड हो जाता है। आउटर जो भी चार्जेज हैं उनका इम्पैक्ट अंदर हमारा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली ये हमारा जो कंडक्टर है उसने इलेक्ट्रिकल शील्डिंग कर दी है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट अंदर नहीं होगा। हाँ, ये चार्ज जरूर इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू है तो इसके अगर पास में रखा गया है तो यहाँ प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, इस तरीके से कुछ चार्ज जरूर इंड्यूस करेगा, लेकिन इस इंड्यूस चार्ज का अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब हमारा इस माइनस क्यू की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा। अगर आपने माइनस क्यू रखा है, नहीं रखा है, बड़ा वैल्यू रखा है माइनस क्यू का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कैविटी के अंदर, दैट विल बी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया दैट इज दिस, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अब हम लोग। इस प्रॉब्लम की बात करें बच्चों अगर हम लोग, तो ये प्रॉब्लम था हमारा 2010 का ही, है ना, 2010 में ही पूछा गया था। तो दोनों प्रॉब्लम हमारे 2010 के थे। अब हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहा है कि हमारा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टिसेस पे हमने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और इसका ये जो ट्रायंगल है दैट इज सेंटर्ड एट द ऑरिजिन, मतलब इसका सेंट्रोइड हमारा ऑरिजिन पे है। अब एक फोर्स, जैसे अगर इन तीनों पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज आप रखोगे तो क्या होगा, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, इसको रिपेल करेंगे, है ना। तो एक डायरेक्शन में रिपेल करेंगे तो ये हमारा रेस्ट पे रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू दी गई है एफ ऑफ आर इक्वल टू के आर। ऑलराइट, तो अभी आपको बताना है कि हमारा जो है डिस्टेंस ऑफ द थ्री चार्जेस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये डिस्टेंस कितना है, ऑरिजिन से जो है डिस्टेंस कितना है चार्जेज का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड से तीनों का डिस्टेंस हमारा सेम होगा, तो किसी एक का निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम फोर्स बैलेंस करेंगे और फोर्स बैलेंस करके हम लोग वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो लेट्स से बच्चों की हमारा यहाँ से सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ हम लोग ए ले लेते हैं। बच्चों अगर हमने साइड लेंथ ए ले लिया तो फिर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो हम ये क्या करता है बेसिकली, मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियन और परपेंडिकुलर ये सब हमारा एक ही होगा। तो परपेंडिकुलर का अगर हम लोग बच्चों लेंथ देखें तो वो हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लेंथ आ जाता है वो हमारा आ जाता है √3a/2। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, यानी a/√3। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई दैट इज a/√3। ऑलराइट, अब अगर हम लोग इस पे फोर्स कैलकुलेट करें इस प्लस क्यू चार्ज पे, इसके वजह से और इसकी वजह से, तो क्या होगा बच्चों, ये हमने ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, तो देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा कितना, ऐसे जाएगा ये kq² इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों kq²/a², राइट। सिमिलरली ये भी हमारा उतना ही, कितना, kq²/a², ओके, kq²/a²। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, उसकी वैल्यू, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालें इसका, तो लेट्स से मैंने kq²/a² को ना f ले लिया, या फिर x ले लिया, kq²/a² को मैंने x ले लिया। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो आपको सीधा भी वैसे आप लिख सकते हो √3 × kq²/a²। अगर आपको दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है तो आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको चूंकि x लिया हुआ है तो मैं x ले लेता हूँ, x² प्लस x² प्लस 2 × x और cos इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, 2 से 2 गॉट कैंसिल आउट, x² प्लस x² प्लस x² कितना हो गया, √3x है ना। और √3 × x हमने कितना दिया था, kq²/a², राइट। तो बच्चों इससे ऊपर की जो ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी, और देखो हाँ, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों चूंकि इक्वल फोर्स है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इनको बीचों बीच जाएगा, है ना, एकदम एंगुलर बाइसेक्टर। तो हमारा ये वाला जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ
नेट फोर्स इसकी वैल्यू होगी √3 kq² अब जो है हम इसको इक्वेट कराएंगे kr से, है ना। चलिए तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि √3 kq² kr। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होना चाहिए तभी तो ये सेंटर पे रह पाएगा, इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। तो हमारा कितना हो गया k × r। अब r क्या है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जो हमने निकाल लिया है, a/√3 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं a/√3। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि √3 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा कैंसल आउट होके यहाँ पे 3 बच गया, है ना। ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, और हमें a चाहिए, राइट, वी नीड a। तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, हमें तो क्या चाहिए था, a/√3, हमें सेंटर से डिस्टेंस तो चाहिए था। सेंटर से बेसिकली हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए था कि सेंटर से हमारा डिस्टेंस कितना होगा। तो हम इसको ऐसा कर लिया हमने, और फिर यहाँ से हम लोग a को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a² को इधर भेज दिया तो हमने, ये हो गया हमारा a³। एंड नाउ वी हैव k, दिस इज k। अब इस k का हमें आइडिया नहीं है कि ये क्या, कि k दोनों बराबर है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो इसको जो है बच्चों ऑप्शंस एक बार देख लेंगे, तो ऑप्शन से हमें मालूम चल जाएगा कि क्या ये दोनों के सेम है। तो कंफ्यूजन ना होने के लिए इसमें k को हटा के यहाँ लिख देता हूँ 4πε0। ऑलराइट, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपका आपने k को इधर भेज दिया तो k आ गया हमारा नीचे, है ना। और अब देखें अगर आप, तो a³ आपका आ गया कितना, 3q² अपॉन k × 4πε0, k × 4πε0। अगर आपने ये क्यूब हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यूब रूट, ठीक है। और फिर इसको हम लोग जो है, ये तो हमारा बच्चों क्या आ गया, a आ गया, a तो आ गया, लेकिन हमें a/√3 चाहिए, तो हम a/√3 निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई, a/√3 से डिवाइड कर देंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों आप देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे a/√3 की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 3q² अपॉन k 4πε0, है ना। और इसको करना है क्या, हमें √3 से डिवाइड। तो √3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, है ना, यहाँ पे √3। तो अब आपने √3 से डिवाइड किया है, तो जैसे अगर हम इसको √3 से डिवाइड करें तो हम इसको क्यूब रूट है यहाँ पे, राइट। तो अंदर अगर हमें भेजना होगा, इसको अगर हमें अंदर भेजना होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3^3/2 का क्यूब रूट। ये देखो क्या आ जाएगा हमारा, अगर अंदर भेजना है हमें तो 3^3 3/2, ये हो जाएगा हमारा कितना, वापस से हमारा आ जाएगा ना 3^1/2 यानी √3। तो इसको जो है मैं अंदर भेजूंगा ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख के करता हूँ मैं, a/√3 इज इक्वल टू 3q² अपॉन k 4πε0 3^3/2। ओके बच्चों, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और, जैसे ये 3^3/2 थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अगर हम लोग इसको बच्चों सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं इस साइड मिटा देता हूँ, और यहाँ से मैं उसको लिखता हूँ। तो देखो आपका a/√3, अब मैं इसको r लिख लेता हूँ, ठीक है ना। r लिख लिया मैंने, इसको r, यहाँ से यहाँ तक a/√3 को मैंने r लिख लिया। तो r की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी होगी, देखो ये कितना है, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो आप देखो यहाँ पे ये 3 है और ये 3^3/2 है, 3^3/2 है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 3q² अपॉन 4πε0 k इंटू
3 का पावर 1/2 इंटू 3, राइट। ऐसे लिख सकते हैं आप। जब आपने ऐसे लिख दिया तो ये 3 का पावर 1/2 है, या फिर आप इसको 3 का पावर 1/2 को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, √3 भी लिख सकते हो। तो जब आपने इसको √3 लिख दिया तो √3 से हमारा ये जो है 3 वो √3 हो गया, राइट। अब अगर आप r की वैल्यू देखें तो कितनी हो गई वो, √3q² डिवाइडेड बाई 4πε0 k, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हमारा r की वैल्यू आ गई √3q²/12πε0 k, राइट। और ये हो गया बच्चा हमारा, या फिर आप इसका पावर 1/3 कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया बच्चा हमारा r का वैल्यू, जो कि हमारा आंसर है ना। ऑप्शन में ये आंसर, ऑप्शन में ये दिया होगा। 2010 का एसबी का प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अब हम लोग। अब बच्चों हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल बॉडीज कैरिंग ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q आर शॉर्ट टुगेदर, शॉर्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ऑलराइट, फ्रॉम वेरी फार, मतलब कि दोनों इंफिनिटी पे ले सकते हैं हम लोग। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे जो है बच्चों हम लोग एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यूज करेंगे। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यूज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इनकी जो ये इन्फिनिटी पे चुकी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इनकी वो 0 होगी। लेकिन सिंस दे हैव अ वेलोसिटी दे विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी, एंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ mv² प्लस ½ mv²। ओके, ऑलराइट। जब इन दोनों का, जब ये काफी क्लोज आएंगे, फॉर व्हेन दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके, देयर वेलोसिटी विल बिकम 0, दे विल कम एट रेस्ट, है ना। दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दे विल कम एट रेस्ट। तो इन दैट केस हमारा जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा। इनिशियल की बात करेंगे हम लोग, इनिशियल टोटल एनर्जी की, तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब करेंगे ये लोग, है ना, जैसे ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहाँ होगा, जहां पे ये रुक गए और फिर वापस जाने लग जाएंगे। तो जहां पे ये रुके हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d ले लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी kq²/d, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस when they will be at a point when they are closest, their velocity will become 0, so kinetic energy is 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि mv² जो है दैट इज इक्वल टू kq²/d। आपसे d पूछा गया, d इधर भेज दो, mv² इधर भेज दो, तो d हो गया बच्चों हमारा कितना, kq², यानी q²/4πε0 डिवाइडेड बाई mv²। ओके, सो बच्चों दिस इज योर आंसर, ऑलराइट, q²/4πε0 mv²। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग अब। फिफ्थ क्वेश्चन है, और ये हमारा 2011 एसबी में पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन हमारा 2010 एसबी का था, ये हमारा 2011 का है। इसमें कह रहा है कि ग्राफ फॉर एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एट पॉइंट O। तो एट पॉइंट O पे हमारा एक न्यूक्लियस है, और अब आपको ग्राफ बताना है एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ओके, तो बच्चों हम सबसे पहले प्रोटॉन की बात करें अगर, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो हमारा उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वो फोर्स हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम देखें तो हमारा फोर्स जो है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर, तो हमारा जब फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, और कहां तक रहेगा ये, जहां तक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर जाएगा प्रोटॉन, न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर जाएगा प्रोटॉन, क्या होगा, उस पे हमारे बाकी जो प्रोटॉन्स है वो हमारे उसको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो रिपल्सन आ गया, तो हमारा उसके लिए कैसा हो गया फिर पोटेंशियल
पॉजिटिव हो जाएगा ना रिपल्सन के लिए, पॉजिटिव हो गया। फिर जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो रिपल्सन जो न्यूक्लियस से मिल रही है इसको, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और ये हमारा क्लोजर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन के क्लोजर जाएगा तो हमारा फोर्स उस पर अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा। तो फाइनली जो है बच्चों ये हमारा इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हमारा ये दूर चला जाएगा तो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो अट्रैक्ट कर जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, उसके क्लोज ये हमारा जाता चला जा रहा है। तो ये हमारा फोर्स फाइनली जाके उस पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन का वो गवर्न करेगा, वो ओवर पावर कर लेगा द फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस। तो बच्चों हमारा ये प्रोटॉन का हुआ और इससे सिमिलर ये हमारा इसका सिमिलर ये है, तो ये हो गया हमारा फॉर प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा चलो अंदर में तो वही, ये भी हमारा हालांकि इंटर न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं है ये, लेकिन हमारा ये अंदर में होगा। तो इस पे क्या होगा कि इस पे फोर्स लगेगा, है ना, प्रोटॉन से अंदर में, तो फोर्स लगेगा इस पे और अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस न्यूक्लियर फोर्स भी है ना। तो दोनों फोर्सेज हमारे अट्रैक्टिव ही होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए फिर हमारा जो पोटेंशियल हो गया दैट विल बी नेगेटिव। अब ये जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, जो प्रोटॉन्स है वो क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस पे हमारा ये दूर तो जाएगा लेकिन फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अब दूर जा रहा है किससे, प्रोटॉन से, और पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन के, तो वो उसको रिपेल करेंगे, है ना। तो हमारा ये स्लोली स्लोली जाएगा, शुरू में नेगेटिव रहेगा, फाइनली जो है बच्चों इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। चलिए, तो इससे सिंबलाइज कर रहा है ये हमारा, तो यानी ये प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का। इसको सॉल्व ना भी करें मालूम चल जाएगा दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट, सॉरी न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन वैसे अगर हम लोग बना ले न्यूट्रॉन का, तो बच्चों न्यूट्रॉन जो है उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं करेंगे, बस न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स उस पर लगेगा जब तक वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर है, और वो हमारा एक कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर है फोर्स हमारा। तो ये हो गया बच्चों हमारा न्यूट्रॉन का। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का ग्राफ देख लिया, है ना, ग्राफ देख लिया किसके लिए, उनके पोटेंशियल वर्सेस आर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों हम लोग 2011 एसबी का प्रॉब्लम है ये कहता है द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज फाउंड टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड when a particle of mass m and no charge is thrown at an angle from the surface of the planet. It has parabolic trajectory as in projectile motion with the horizontal range L. चलिए यहाँ तक मैं, अब यहाँ से मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज फाउंड टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज है और सरफेस है प्लैनेट का। अब जरूरी नहीं कि प्लैनेट का जो सरफेस है वो हमारा एक प्लेन सरफेस होगा, बट जब हम थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल हम क्या लेते हैं कि हाइट हम बहुत ज्यादा ऊपर थ्रो नहीं करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे तो सरफेस का प्लैनेट होगा, तो ये जो पार्टिकल आपने जो थ्रो किया है उसके लिए जो प्लैनेट का सरफेस है उसको आप प्लेन ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अर्थ का सरफेस हम लोग क्या दिखता है हमको, अर्थ का सरफेस प्लेन ही तो दिखता है। लेकिन अगर आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर, लेट्स से 400 किलोमीटर, आई से 400 किलोमीटर इज नॉट एनफ, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे आप, है ना, मान लीजिए 3000, 4000, है ना, काफी ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको जो है अर्थ का शेप थोड़ा सा कर्व्ड दिखना स्टार्ट हो सकता है। ओके, जैसे आप 4000 भी आइल से नॉट एनफ, मे बी 4000 के ऊपर आपको दिख सकता है, या फिर 8000, 10,000 वहां से अगर विजिबल है तो, है ना, जैसे स्पेस में से लोगों ने देखा हुआ है। तो वी नो अर्थ का जो सरफेस है वो हमारा कर्व्ड है। हाँ, फ्लैट अर्थ थ्योरी वाले जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दे से कि हमारा अर्थ फ्लैट है, दैट्स नॉट द केस हियर। तो यहाँ पे प्लेनेट केस भी वैसा ही है कि जैसे अगर आप प्रोजेक्टाइल लोगे तो आप कितना उसको थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे 400 मीटर और लेट्स से 500 मीटर, तो वैसे केस में द सरफेस ऑफ द प्लेनेट विल बेसिकली एक्ट एज अ प्लेन सरफेस। तो हमारा जब सरफेस प्लेन होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज हमने एक इंफॉर्मेशन लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेने वाले हैं दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। ओके, सो नाउ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q थ्रोन, कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक चलिए, इट हैज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी एज इन प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल रेंज l। तो इसका रेंज l था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मूला भी अगर लिखें तो रेंज का फॉर्मूला होता है कितना, u² sin 2 थीटा बाई g। ऑलराइट,
तो यहाँ पे मान लिया मैंने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, तो उस हिसाब से फिर बच्चों हमारा L क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q थ्रोन विद द सेम इनिशियल कंडीशन हैज अ रेंज L/2। अब अगर उसी पार्टिकल को चार्ज करके थ्रो किया गया तो उसकी रेंज डिक्रीज हो जाती है और L/2 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो हमने सेम रखा है, u सेम रखा है, थीटा सेम रखा है, तो बेसिकली L/2 जो हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को मैं लिख देता हूं बच्चों कितना, लेट्स से, अब इसको मैं a प्लस जी लिख देता हूं, a प्लस जी। जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा तभी हमारा रेंज डिक्रीज हो सकता है। अब यहां से हम एक इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं कि इसका मतलब जो स्फेयर है वो हमारा ये चार्ज क्यू प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब जो हमारा जो प्लैनेट है, सॉरी नॉट स्फेयर, प्लैनेट जो है उसका सरफेस हमारा निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। तो ये हो गया हमारा इतना। अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, हमारा जो बच्चों a प्लस जी हो गया दैट इज 2 जी, राइट। a प्लस जी इज इक्वल टू 2 जी, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि a प्लस जी इज इक्वल टू 2 जी, a प्लस जी हमारा और 2 जो है हमारा ऊपर जाएगा है ना, तो हमारा ये आंसर आ गया a प्लस जी इज इक्वल टू 2 जी। सॉल्व किया जब हमने इसको तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, g, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, नॉट अर्थ। जो प्लैनेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उस प्लैनेट की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट क्रिएट करेगा ना, मास है उसके अंदर प्लैनेट के अंदर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट करेगा, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट है, नॉट अर्थ। तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया a इज इक्वल टू जी का, ओके। और एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन होगा क्या, ये जो एक्सेलरेशन है वो है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं QE बाई m, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाई m। अब क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज 2q विद द सेम इनिशियल कंडीशन। अब चार्ज को डबल कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया तो बच्चों इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डबल हो जाएगी ना, a डैश कितना हो जाएगा हमारा 2kq बाई m, यानी a डैश हो गया हमारा 2a, राइट, 2a हो गया। तो अब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, तो अब हमारा रेंज लेट्स से l डैश, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस जी, 2a प्लस जी, जी उस ग्रेविटी की वजह से उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन, और 2a हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हमारा a क्या है, g के बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस जी, और a का वैल्यू मैं g लिख दूं तो 2g प्लस जी, 2g प्लस जी को मैं 3g लिख दूं 3g, और ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना था, l था, तो ये हमारा l डैश कितना हो गया, l/3। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ चुका है और उसकी वैल्यू क्या है, l/3, ठीक है। 2011 एसई का प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, 2011 एसई का प्रॉब्लम ये भी, एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, a charged particle is thrown radially outward with velocity u along the direction perpendicular to the wire, okay, at a distance l from a uniformly charged long wire। तो ये हो गया बच्चों हमारा लेफ्ट से लॉन्ग वायर, इस पे हमारा कैसा भी एक चार्ज ले लेते हैं, लेफ्ट से प्लस 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 प्लस, ठीक है। और हमने ये चार्ज ले लिया और हमें ये कह रहा है कि यहां से l डिस्टेंस पे एक चार्ज को रेडियली आउटवर्ड थ्रो कर दिया गया u स्पीड से। When the particle reaches a distance 2l, जब यही पार्टिकल हमारा 2l डिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी कितनी, √2u। The particle reaches a distance 2l, its velocity becomes √2u. Find out velocity of this particle. Find out
द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4l फ्रॉम द वायर। इसी पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब हमारा ये बच्चों 4l पे होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो बच्चों सीधा मतलब है कि ये प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पे लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो यहाँ पे जो ये चार्ज पार्टिकल है उस पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज ऑब्वियसली। अगर प्लस चार्ज नहीं होता तो ये जैसे जैसे हमारा आगे जाता, इसको अगर अट्रैक्शन फोर्स इधर से मिल रहा होता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती, इंक्रीज तो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ से रिपल्सिव फोर्स इसको इधर की ओर रिपल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी आगे की ओर जाके बढ़ रही है, मतलब इस पे भी प्लस चार्ज है। ठीक है, इस पे भी हमारा, अगर इस पे हमने प्लस लिया तो इस पे भी हमारा प्लस चार्ज होगा। अब आप समझ सकते हो कि प्लस चार्ज है मतलब इस पे वर्क डन किसने किया है, तो इस पे वर्क डन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, उसी ने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई है ना। तो ये जो इस पे वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो कितना होगा हमारा Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है हमारा Q इंटू डेल्टा भी, और वो उससे क्या हुआ होगा हमारा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, राइट। इसकी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है। कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, अगर हम देखें तो Q इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू 1/2 mv², और भी कितना है बच्चों √2u, √2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2u², राइट। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2u² माइनस हाफ mu², और ये हो गया हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। आगे की रिमूव कर रहे हैं, इधर की हो रहा है। अब डेल्टा भी, अब जैसे L से 2L तक, L से 2L तक अगर ये गया तो हम बात करें डेल्टा V की, है ना बच्चों। अगर हम डेल्टा V की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल हमारा यहाँ पे होगा, इसमें हमारा लॉस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वही तो ये गेन करेगा, जो हमारा इसमें लॉस हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वही गेन हुआ है हमारा काइनेटिक एनर्जी में। तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लेट्स से बच्चों यहाँ पे हमारा एक वायर है, ओके, लॉन्ग वायर है। तो अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ पे है, मान लीजिए पहले R1 है और फिर ये हमारा R2 पे चला जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। प्लस चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगी, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ, वी कैन फाइंड दैट आउट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर कितना होता है हमारा बताइए, लॉन्ग वायर की वजह से। तो बच्चों लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर डॉट dr। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और हम रेडियली आउटवर्ड इसको मूव भी करा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1 लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, और इसको लिखता हूं मैं 2k लेमडा अपॉन dr अपॉन r, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे माइनस साइन, ओके। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या आ जाएगा, देखो 2k लेमडा बाहर आ गया, dr बाई r क्या हो जाएगा, log er, log er हो जाएगा, और अपर लिमिट R2 है और लोअर लिमिट R1 है। तो ये हो जाएगा इसके लिए हमारा 2k लेमडा बाहर log e R2 माइनस log e R1। सो बेसिकली यू विल गेट दिस वन, यहाँ लिखता हूं मैं इसको 2k लेमडा बाई r, माइनस साइन बाहर रखिए, और dr बाई r, इसका तो इंटीग्रेशन में यही कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा हमारा 2k लेमडा log e r, राइट। अपर लिमिट R2 लोअर लिमिट R1, माइनस साइन बाहर है। ये कितना आ जाएगा हमारा 2k लेमडा log e R2 माइनस log e R1, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं log e R2 बाई R1 माइनस साइन,
और ये हो गया बच्चों हमारा कितना, डेल्टा V। अब डेल्टा V देखो बच्चों, डेल्टा V होगा क्या, यहाँ डेल्टा V होगा हमारा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ V2, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्या, V1, यहाँ पे मैं लेता हूँ V2, यहाँ पे मैं लेता हूँ V1। अच्छा बताओ V1 ज्यादा होगा V2 ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस या V2 ज्यादा होगा, ऑब्वियसली हमारा V1 ज्यादा होगा। हमारा ऑब्वियसली जो V1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ से पास में है ये पहला चीज। दूसरा और पहला चीज और दूसरा चीज ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी हम यहाँ से V1 से जब जाएंगे V2 की ओर, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर डेल्टा V की बात करें तो हमारा ये बेसिकली है क्या, V2 माइनस V1। तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन लेके इस माइनस साइन को कैंसिल आउट कर दें, माइनस साइन यहाँ कॉमन लेके, तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा V1 माइनस V2, दैट इज 2k लेमडा log E R2 अपॉन R1, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा जो आ गया फॉर्मूला V1 माइनस V2 का, वो आ गया 2k लेमडा log E R2 अपॉन R1। और V1 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्लोजर पॉइंट पे है, जैसे कि ये अगर चार्ज है तो ये हमारा पॉइंट 1 है और ये है हमारा पॉइंट 2, V1 माइनस V2। मतलब अगर पार्टिकल यहां से यहां गया, अगर पार्टिकल यहां से यहां गया तो इतने की लॉस हो गई। अगर पार्टिकल यहां से यहां पे गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इतने की लॉस हो गई, ठीक है ना। चलिए यानी ये है V1 माइनस V2 वैल्यू यहाँ पुट करें तो कितना हो गया, Q इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या है बच्चों, ये वाला है 2k लेमडा log E R2 बाई R1, राइट। तो लिख देता हूं मैं 2k लेमडा, ये मैंने लेमडा खुद से लिया हुआ है, log E। अब देखो, अब R2, इसके केस में R2 क्या है, इसी केस में R2 है 12, L से 12 पे गया ना, तो R2 क्या हो गया 12। और R1 क्या है, L, R1 है हमारा L। तो 2k लेमडा log E 12 बाई L, 12 बाई L कितना हो जाएगा बच्चों, 2। और वैल्यू होगी हमारी कितनी, हाफ m 2u स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, यानी 1/2 mu स्क्वायर, राइट। तो बच्चों हमारी Q इंटू 2k लेमडा log E2 हाफ mu स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए ये हमने एक बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन यहां से निकाल लिया है, ये वाला कि Q इंटू 2k लेमडा log E2 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। ओके, अब यहां से हमें पता करना है भी कितना होगा। तो बच्चों जब ये L से 4L जाएगा, जब ये L से 4L जाएगा तब ये कितना एनर्जी गेन करेगा वो हम देखते हैं। तो जब ये L से 4L गया तो Q इंटू डेल्टा भी कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा भी, डेल्टा भी हमारा क्या था 2k लेमडा log E R2 बाई R1, यानी Q इंटू 2k लेमडा log E, 2k लेमडा log E R2 बाई R1, R2 कितना है 4L, R1 कितना है L, 4L बाई L कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2k लेमडा log E 4, ओके, Q इंटू 2k लेमडा log E 4, ऑलराइट। अब जो है यहां पे हमारा Q इंटू डेल्टा भी तो हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। इतना जितना लॉस हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वो गेन होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे वेलोसिटी भी है, तो हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो हो गया दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया और L पे हमारा था u वेलोसिटी, तो हाफ mu स्क्वायर इतना गेन हुआ है। अब जो है मैं इस 2k लेमडा log E4 की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। ओके, ये देखो Q इंटू 2k लेमडा log E2, बच्चों अगर यहाँ पे 4 लिख दूं मैं, देखो यहाँ समझाता हूँ, Q इंटू 2k लेमडा log E 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा,
है ना। और ये किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ऑलराइट, ओके। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, q इंटू टू के लेमडा लॉग E2, q इंटू टू के, ये हमारा लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, जो यहाँ पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो q इंटू टू के लेमडा लॉग E2 की वैल्यू क्या है, हाफ mu स्क्वायर। तो इसके बदले में लिख देता हूँ हाफ mu स्क्वायर, आगे 2 है तो 2 आगे आ गया हमारा, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ओके, mu स्क्वायर बच गया, इधर इसको लेके आया मैं, ये हो गया हमारा 3/2, mu स्क्वायर इधर बच गया हमारा हाफ, mv स्क्वायर m से m गॉट कैंसल आउट, 2 से 2 गॉट कैंसल आउट, एंड वी हैव v एज √3u। ये कितना आ गया बच्चों हमारा, √3u। तो ये हो गई वेलोसिटी, कब, जब ये पार्टिकल हमारा 4l डिस्टेंस से पहुंच जाएगा उस वायर पे, है ना। चलिए, तो बच्चों हमने 2011 तक के सारे केवीवाई के प्रॉब्लम्स एसवीएसएस के वो कर लिए हमने। अगली क्लास हम लोग 2012 के प्रॉब्लम्स करेंगे, जो मैं वर्कशीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक 7 प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने अभी 8 प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व करके, एक प्रॉब्लम 2 बार पूछा गया था तो एक मैंने स्किप किया है, तो टोटल 8 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए। 7 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने, ट्राई करिए आप लोग, अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में हालांकि मैं वो सारे 7 प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन दूंगा, बट आई विल से कि पहले आप ट्राई करें। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर।